Hello everyone, welcome to the channel Knowledge Bell. First of all, I would like to apologize कि past 2 days से videos upload नहीं हो पाए. I was sick and I am still, so excuse me for that. And आज के इस सेशन में हम सोशल साइंस क्लास 9th के लिए क्वेश्चंस करने वाले हैं. इन जनरल मैं पहले ही बता दूं आपको, ये पास्ट ईयर का पेपर है. हम पेपर एज इट इज़ सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज पास्ट ईयर के पेपर बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं आपकी प्रेपरेशन में. नेक्स्ट संडे आपका पेपर है. आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट. आज हम ये सोशल साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं. इसके बाद आने वाले दिनों में हम 100 क्वेश्चंस के फॉर्म में इंटायर सिलेबस का इंटायर सेक्शन रिवाइज करने वाले हैं. स्टे कनेक्टेड विद द चैनल. आने वाले सेशंस, आने वाले वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रॉम योर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अ क्विक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू. तो चलिए आज के सेशन में तो हम सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं. साइंस का हम दोनों ईयर का पेपर सॉल्व कर चुके हैं. सोशल साइंस का 2019 का पेपर हमारे पास रिमेनिंग था जो हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, ताकि जब भी हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड हो, एंड अभी मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं, तो उन सभी सेशंस से कनेक्टेड रहने के लिए press the bell notification and subscribe the channel. So let's get started. The first question is, chairman of the drafting committee of Indian Constitution was, the chairman of the drafting committee of Indian Constitution was A. Sardar Patel, B. Dr. B.R. Ambedkar, C. Dr. Rajendra Prasad and D. J.L. Nehru. So क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, ये उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे. ऑप्शंस हमने अभी देखे, तो याद रखिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन या चेयरपर्सन आप कह सकते हैं थे. डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे. तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय द लेट ऑफ 18th century, ईस्ट इंडिया कंपनी was trying to expand the cultivation of. क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि बाय द लेट 18th century, मतलब 18th century के एंड में ईस्ट इंडिया कंपनी किसका कल्टिवेशन एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही थी. ऑप्शंस देखते हैं. ए ओपियम, बी इंडिगो, सी कॉटन, डी टी. तो याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है इंडिगो. इंडिगो प्लांट से आपकी डाई बनाई जाती थी, डाई एक्सट्रैक्ट की जाती थी. इंडिगो कलर की, नील कहते हैं हम जिसे, वो इंडिगो प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती थी और उसको कमर्शलाइज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेट 18th century में इंडिगो के कल्टिवेशन को एक्सपेंड करने के लिए डिसाइड किया. तो यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, बाय द लेट 18th century, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्राइंग टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ. करेक्ट आंसर है आपका बी इंडिगो. इंडिगो का कल्टिवेशन वो एक्सपेंड करना चाहते थे जिससे वो डाई प्रोड्यूस करते और उस डाई को कमर्शलाइज करके इंग्लैंड, यूके, यूरोप, पूरे वर्ल्ड पे एक्सपोर्ट करते. सो ये उनका मेन मोटिव था. ऑप्शन बी इंडिगो इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर. दिस इज नोन एज. ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, एज इट इज़ आपकी क्लास 8th ज्योग्राफी की बुक से लिया गया है. एज इट इज़ करेक्ट आंसर इज ओपन कास्ट माइनिंग. ओके, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि मिनरल्स जो शैलो डेप्थ्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत गहराई में प्रेजेंट नहीं होते, सॉइल के ऊपरी सिरे में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम सॉइल की सरफेस लेयर को रिमूव करके एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं. दिस वॉज वॉट ऑप्शन वॉज सेइंग, क्वेश्चन वॉज सेइंग, सॉरी. Options are A. open cast mining, B. shaft mining, C. drilling, D. all of the above. तो याद रखिए द करेक्ट आंसर इज ए ओपन कास्ट माइनिंग. एज इट इज़ एनसीईआरटी की आपकी टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है. एज इट इज़ ये लाइन आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई है. ओके, फॉर दिस याद रखिएगा ओपन कास्ट माइनिंग. जब भी हम किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो शैलो डेप्थ में प्रेजेंट होता है, तो हम उसकी सरफेस लेयर को रिमूव करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग. ओपन कास्ट माइनिंग. ओके, next question is, the complainant has a blank right to get a free copy of the FIR from the police. The complainant has a blank
राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ FIR फ्रॉम द पुलिस। ओके, सो यहाँ ब्लैंक में हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं उनमें मोस्ट सूटेबल आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए हु इज़ अ कंप्लेनेंट। हु इज़ अ कंप्लेनेंट, तो याद रखिए कंप्लेनेंट इज़ अ पर्सन जिसने कंप्लेन फाइल की हो, जिसने कंप्लेन फाइल की हो। तो जो भी पर्सन कंप्लेन फाइल करता है उसे हम कंप्लेनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि FIR की बात बताई गई है तो हम FIR का ही एग्जाम्पल लेंगे। कोई पर्सन अगर पुलिस स्टेशन में जाके FIR फाइल कर रहा है, सो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट, द पर्सन हु फाइल्स अ कंप्लेन इज कॉल्ड कंप्लेनेंट। ओके, सो जो कंप्लेनेंट है उसके पास कौन सा राइट है जिससे वो फ्री कॉपी ले सकता है FIR की फ्रॉम द पुलिस। सो व्हेनेवर यू फाइल अ कंप्लेन इन द पुलिस स्टेशन, जब भी आप FIR फाइल करते हैं पुलिस स्टेशन में, तो आपके पास राइट है कि आप अपनी FIR की एक फ्री फोटोकॉपी एक कॉपी ज़ेरॉक्स कॉपी आप पुलिस से ले सकते हैं और आपको ये मिलनी ही चाहिए। सो ये आपका एक राइट है। ओके, कौन सा राइट है आपका, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शंस आर A फंडामेंटल, B लीगल, C पॉलिटिकल, D इकोनॉमिक। तो याद रखिए B लीगल। लीगल, द complainant has legal right to get a free copy of the FIR from the police. Okay, so legal is the correct answer. Legal right है ये आपका to get a free copy of your FIR from the police. ये once again आपका क्लास 8 civics का क्वेश्चन है। आप अपनी civics की बुक में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, क्लास 8 civics की बुक से आपको as it is क्वेश्चन पूछा गया है। The next question is, the Marathi newspaper Kesari was edited by. The Marathi newspaper Kesari was edited by A. Bipin Chandra Pal, B. Bal Gangadhar Tilak, C. Sarojini Naidu, D. लाला लाजपत राय। सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर था उसको एडिट कौन करता था या उसके एडिटर कौन थे। ओके, ऑप्शंस हमने अभी देखे। करेक्ट आंसर है इसका B. बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इस मराठी न्यूज़पेपर केसरी के एडिटर थे। इन एडिशन टू दिस, बाल गंगाधर तिलक ने ही इन द ईयर 1881 केसरी द मराठी न्यूज़पेपर का फाउंडेशन रखा था। उन्होंने ही केसरी मराठी न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी। सो बाल गंगाधर तिलक ही इस न्यूज़पेपर के एडिटर थे, एज वेल एज इन्हीं ने इस न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी। तो ये जो न्यूज़पेपर था ये इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के लिए बनाया गया था, उसके सपोर्ट में बनाया गया था, जिसमें कुछ ऐसे पीसेस आते थे दैट स्पोक फॉर द इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। ओके, और ये केसरी मराठा ट्रस्ट के थ्रू पब्लिश किया जाता था। सो 4 चीज़ें देखी हमने इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग केसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए मराठी न्यूज़पेपर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंडली, इट वॉज एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक। इट वॉज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन द ईयर 1881। इसके साथ ही इट स्पोक्स अबाउट द पीसेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इसका फाउंडेशन रखा गया था। एंड ये पब्लिश किया जाता था केसरी मराठा ट्रस्ट के थ्रू। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज कॉल्ड। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज कॉल्ड A. natural growth rate, B. normal growth rate, C. actual growth rate, D. none of the above। तो इसने कहा है कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस अभी हमने देखे। तो बर्थ रेट आप याद रखिएगा, बर्थ रेट आपका एक रेशियो होता है, दैट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द ईयर अपॉन द एवरेज टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। ओके, मतलब आपके टोटल लाइफ बर्थ जो एक पर्टिकुलर ईयर में हुए उसको जब आप डिवाइड करेंगे एवरेज पॉपुलेशन से उस ईयर की, सो आपको बर्थ रेट मिल जाएगा। दैट विल बी द बर्थ रेट फॉर दैट स्पेसिफिक ईयर। एंड सिमिलरली डेथ रेट को भी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय द एवरेज पॉपुलेशन प्रेजेंट इन दैट ईयर। तो हमें हमारा डेथ रेट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा दैट जब हमने बर्थ रेट एंड डेथ रेट का डिफरेंस निकाला तो जो डिफरेंस आया उसको हम क्या कहेंगे। सो याद रखिए ये डिफरेंस हमारा कहलाएगा नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज कॉल्ड
नेचुरल ग्रोथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या है ये अभी हमने देखा, एंड इसका जो डिफरेंस निकलेगा उसे हम कहेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नेचुरल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डांडी मार्च वॉज अगेंस्ट द। डांडी मार्च वॉज अगेंस्ट द। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम सभी को बनना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि डांडी मार्च किसके अगेंस्ट था। ऑप्शंस आर ए सॉल्ट टैक्स, बी पूर्ण स्वराज, सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डी साइमन कमीशन। तो आई सपोज आप सभी को इसका आंसर पता होगा। येस, इट इज़ ऑप्शन ए सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स, डांडी मार्च सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट लगाया गया था। डांडी मार्च सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट था और ये 24 डेज तक चला था। ओके, नमक सत्याग्रह के नाम से भी हम इसे जानते हैं, डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया था उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने डांडी मार्च निकाला था या नमक सत्याग्रह निकाला था, जो कि 12 मार्च 1930 को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ और ये 24 डे लॉन्ग था। इसमें वो साबरमती से डांडी तक गए थे, इसलिए हम इसे कहते हैं डांडी मार्च। तो ये आप चीज़ें इसके साथ याद रखिएगा। डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the British East India Company got a charter from the Queen Elizabeth I in. The British East India Company got a charter from Queen Elizabeth I in. तो क्वेश्चन ने कहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ I से। सो ये किस ईयर में मिला था हमें ये बताना है। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। 1600 AD, 1599 AD, 1601 AD, 1700 AD। तो याद रखिए द करेक्ट आंसर इज 1600 AD। 1600 AD। और अगर मोर स्पेसिफिकली देखें सो द डे वॉज 31 December 1600। इट वॉज द डे व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ I। तो याद रखिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1600 AD। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ I in 1600 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Delhi Renaissance refers to the period from. Delhi Renaissance refers to the period from. Options are 1830 to 1857 AD, 1857 to 1885 AD, 1825 to 1857 AD, D none of these. So question आपसे कह रहा है कि जो Delhi Renaissance है उसको हम किस पीरियड को रेफर करने के लिए जनरली यूज़ करते हैं। So Delhi Renaissance एक आपका पीरियड है हिस्ट्री में जिसमें रीबर्थ हुआ आर्ट का, रिवाइवल हुआ क्रिएटिविटी का और आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड का। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज था ये जिसको हम दिल्ली रेनेसेंस के नाम से जानते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर्ट कल्चर और आर्टिस्टिक जो एप्टीट्यूड था उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड था। तो ये पीरियड था हमारा फ्रॉम द ईयर 1830 टू 1857। ऑप्शन ए याद रखिएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर है 1830 टू 1857 AD वॉज द पीरियड which is refers to as Delhi Renaissance। इसके साथ ही याद रखिएगा during Delhi Renaissance और during this period there was rebirth of art, learning, revival of creativity and artistic aptitude happened that took place। okay, so याद रखिए 1830 to 1857 AD refers to Delhi Renaissance। Next question is Wood's Dispatch of 1854 refers to. Wood's Dispatch of 1854 refers to A. Educational reform, B. Financial reform, C. Forest reform, D. None of these। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था वो किसको रेफर कर रहा है। तो देखिए नाम से मत जाएगा, इट विल कंफ्यूज यू। वुड्स डिस्पैच, तो वुड्स आप सोचेंगे इट मस्ट बी रिलेटेड टू फॉरेस्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप वुड्स डिस्पैच इस नाम से मत जाइए। वुड्स यहाँ पे सर चार्ल्स वुड के लिए कहा गया है। वुड सर चार्ल्स वुड के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि नाम से वो फॉरेस्ट रिफॉर्म को टिक कर देते हैं, बट ये नहीं है। याद रखिएगा वुड्स डिस्पैच में वुड सर चार्ल्स वुड के लिए है। सर चार्ल्स वुड के लिए वुड्स डिस्पैच में वुड्स वर्ड का यूज़ किया गया है। और इसके लिए क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है कि वुड्स डिस्पैच एक एजुकेशनल रिफॉर्म था।
सो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1844 जब हम कहते हैं तो हम एजुकेशनल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो सर चार्ल्स वुड ने 1854 में ये डिस्पैच रिलीज़ किया था लॉर्ड डलहौजी के लिए, जो एट दैट मोमेंट यानी कि 1854 में गवर्नर जनरल थे इंडिया के। सर चार्ल्स वुड ने इस डिस्पैच में कहा कि प्राइमरी स्कूल्स जो ओपन होंगे उनमें मीडियम ऑफ टीचिंग जिस मीडियम में हम पढ़ेंगे, जिस मीडियम में बच्चे पढ़ेंगे वो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस होनी चाहिए। वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस आर योर लोकल लैंग्वेजेस। आपके पर्टिकुलर एरिया में जो भी लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है, फॉर एग्जांपल दैट कुड बी तमिल, किसी के लिए हिंदी होगी, किसी के लिए तेलुगु होगी, किसी के लिए बंगाली होगी, वो आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है। ओके, लोकल लैंग्वेज जो आपकी सराउंडिंग में बोली जा रही है वो है वर्नाक्युलर लैंग्वेज। वर्नाक्युलर वर्ड का मीनिंग ही होता है लोकल। ओके, सो अगर किसी प्लांट के नेम को आपको कभी सुने आपकी किसी प्लांट के लिए, ये उस प्लांट का वर्नाक्युलर नेम है, दैट मीन्स वो उस प्लांट का लोकल नेम है। ओके, तो वर्नाक्युलर आप याद रखिएगा, वर्नाक्युलर लैंग्वेज। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, सर चार्ल्स वुड ने कहा था कि प्राइमरी स्कूल्स में जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, जो लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन है, वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज होगी, दैट मीन्स लोकल लैंग्वेज। हाई स्कूल के लिए ये मीडियम ऑफ एजुकेशन एंग्लो वर्नाक्युलर हो जाए। एंग्लो वर्नाक्युलर मीन्स इंग्लिश एज वेल एज लोकल लैंग्वेज, दोनों में मिला के हाई स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। एंड कॉलेज में ये मीडियम ऑफ एजुकेशन इंटायरली इंग्लिश हो। तो ये जो पूरा फॉर्म था इसको हम कहते हैं वुड्स डिस्पैच। Since this was released in 1854 by Sir Charles Wood to Lord Dalhousie, then Governor General of India, तो इसको हम कहते हैं वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। सो इन जनरल जैसा आपने भी अभी देखा, इट वॉज कंसर्न विद द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो याद रखिए इट इज़ एजुकेशनल रिफॉर्म। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एजुकेशनल रिफॉर्म। Woods dispatch of 1854 refers to the educational reform. The next question is, the leader of the ruling party in Lok Sabha is? The leader of the ruling party in Lok Sabha is A, the Prime Minister, B, the President, C, the Vice President, D, the leader of opposition. तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है रूलिंग पार्टी के लीडर कौन होते हैं लोकसभा में। ओके, तो इसके लिए याद रखिए करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। रूलिंग पार्टी के लीडर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनको इंडिया के सारे सिटीजन्स मिल के इलेक्ट करते हैं। तो रूलिंग पार्टी को प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन अपोजिशन पार्टी के लिए होता, सो द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन द लीडर ऑफ अपोजिशन। Leader of opposition. So the leader of ruling party is the prime minister of the country. Meanwhile, the leader of opposition party in Lok Sabha is the leader of opposition, जिसको opposition party के members खुद मिलके select करते हैं, जिन्हें उन्हें हम कहते हैं leader of opposition. So this question correct answer is the prime minister. The leader of ruling party in Lok Sabha is the prime minister. Meanwhile, the leader of opposition party in Lok Sabha is the leader of opposition. तो ये याद रखिएगा। Next question is, as per which article of Indian Constitution every arrested person is guaranteed fundamental right? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंश्योर कर रहा है कि व्हेन अ पर्सन गेट्स अरेस्टेड, जब कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो उसके पास सारे फंडामेंटल राइट्स हों। ये कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का श्योर कर रहा है? आर्टिकल का नंबर हमें बताना है। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 23, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो याद रखिएगा द करेक्ट आंसर इज आंसर डी आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इज़ द आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये वो आर्टिकल है जिसमें मेंशन है दैट इंडियन किसी भी अरेस्टेड पर्सन को सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है। उस अरेस्टेड पर्सन के पास हर फंडामेंटल राइट है। सो दिस इज़ द आर्टिकल नंबर 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर्स दैट अरेस्टेड पर्सन इज गारंटीड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 22 फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following gas was released in Bhopal gas tragedy? Which was the following gas released in Bhopal gas tragedy? A, methyl isocyanate, B, ethyl isocyanate, C, methyl alcohol, D, ethyl alcohol। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी।
4 ऑप्शंस अभी हमने देखे, तो करेक्ट आंसर है इसके लिए याद रखिएगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड was that very harmful gas which was released in भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में एक लिटिल बैक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी happened on the night of December 2-3, 1984। In the year of 1984, December 2-3 की जो नाइट थी उसके में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इसमें गैस रिलीज़ हुई थी जो हमारा इटसेल्फ क्वेश्चन ही कह रहा है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री थी विच यूज टू सिंथेसाइज पेस्टिसाइड्स। उस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज़ हुई थी। दिस वॉज अ वेरी ट्रेचरस इंडस्ट्रियल इंसिडेंट जो इंडिया में पहली बार हुआ था, बहुत ही मेजर इंसिडेंट है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन बहुत ही सैड इंसिडेंट है हमारी हिस्ट्री में ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। अगर आप इसको गूगल पे भी चेकआउट करेंगे, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको चेकआउट करें, इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में अवेयर रहें। बहुत ही सैड इंसिडेंट है हमारी हिस्ट्री का, मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, नॉट ओनली इन द इंडिया बट इन द इंटायर वर्ल्ड। आज तक हम इसके सिम्टम्स देख रहे हैं। कई थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन दैट भोपाल गैस ट्रेजेडी। कई लोगों को नॉन फेटल इंजरी हुई थी जिससे वो आज भी सफ़र कर रहे हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसके बारे में पढ़ें। एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, भोपाल गैस ट्रेजेडी, द गैस रिलीज्ड was methyl isocyanide. Bhopal gas tragedy happened on the night of December 2 and 3 in the year 1984. कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, पेस्टिसाइड फैक्ट्री, पेस्टिसाइड्स बनाने की फैक्ट्री थी वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? ए, बोलिविया, बी, चिली, सी, घाना, डी, जिम्बाब्वे। सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है, एंड प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस में से दैट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, मतलब जो कॉपर का मेजर प्रोडक्शन कर रहे हो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो कॉपर का इंटायर वर्ल्ड में, कौन सी कंट्री है? ऑप्शंस हमने देखे, बोलिविया, चिली, घाना, जिम्बाब्वे। तो याद रखिएगा चिली इज़ द करेक्ट आंसर एंड चिली इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में कॉपर का मेजर प्रोडक्शन मास प्रोड्यूसर चिली है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चिली इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the state with lowest literacy as per census 2011. A, बिहार, B, हरियाणा, C, राजस्थान, D, गुजरात। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ द लोएस्ट स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी। लिटरेसी मतलब द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज़ नोन एज लिटरेसी। लिखने या पढ़ने की योग्यता या क्षमता, इसे हम लिटरेसी कहते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था या जिसे हम जनगणना कह रहे हैं, उस सेंसस या जनगणना के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसमें लोएस्ट लिटरेसी ऑब्जर्व की गई है। ऐसा स्टेट आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस हमने देखे, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। तो याद रखिए ऑप्शन ए, बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। बिहार हैज़ हैड द लोएस्ट लिटरेसी एज पर सेंसस ऑफ 2011। बिहार वो स्टेट था जिसमें लोएस्ट लिटरेसी था अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। द लिटरेसी रेट इन 2011 census in Bihar was 61.80%. 61.80% पीपल लिटरेट थे बिहार में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। आउट ऑफ दिस 61.80%, 71.20% males were literate and 51.50% females were literate. 71.20% मेल लिटरेट थे एंड 51.50 फीमेल्स वर लिटरेट। तो ये एज पर जितना भी मैं आपको बता रही हूँ इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। लेटेस्ट सेंसस हमारा अब जब होगा तो उससे हमें करंट सिचुएशन पता चलेगी कि नाउ विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एंड विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस क्वेश्चन के लिए आप ये भी याद रखिए या इस क्वेश्चन से आप ये याद रखिए कि क्वेश्चन आपसे सेंसस के बारे में पूछ रहा है, जनगणना के बारे में पूछ रहा है। सो ये क्वेश्चन लास्ट सेंसस से रिलेटेड है, मैंने बताया, दैट इज़ ऑफ ईयर 2011।
तो यहाँ से क्वेश्चन राइज हो रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स डज सेंसस हैपन, कितने सालों में सेंसस या जनगणना होती है। याद रखिए 10 ईयर्स, 10 ईयर्स इज़ द ड्यूरेशन आफ्टर विच सेंसस हैपन। हर 10 साल बाद या हर एक दशक के बाद सेंसस या जनगणना होती है। सेंसस इज़ अ सर्वे जिसमें कंट्री की पूरी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड लिया जाता है, पूरा सर्वे लिया जाता है कि वो किस कास्ट किस रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, हाउ मेनी ऑफ देम आर लिटरेट, हाउ मेनी ऑफ देम आर इलिटरेट, किस एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस सेंसस जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है वो अपनी पॉलिसीज़ फॉर्म करती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिटीजन्स वी हैव इन आवर कंट्री। तो याद रखिएगा, last census happened in 2011 and census happens in every 10 years. Okay, correct answer for the provided question is option A, Bihar. Next question is, which one of the following countries has the highest percentage of forest land? Which one of the following countries has the highest percentage of forest land? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं उनमें से कौन सी कंट्री में फॉरेस्ट लैंड का हाईएस्ट परसेंटेज है। अब इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंटली मार्क करने वाली चीज़ है कि आपसे हाईएस्ट परसेंटेज पूछा है, इन जनरल लैंड एरिया नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछा है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। मतलब इंटायर कंट्री में, कंट्री के टोटल लैंड में टोटल परसेंटेज कितना है फॉरेस्ट एरिया का, फॉरेस्ट लैंड का, तो वो हाईएस्ट परसेंटेज कितना है, कौन से कंट्री में है प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस में से, ये हमें देखना है। सो ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी फ्रांस एंड डी जापान। तो याद रखिए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए डी जापान। जापान इज द कंट्री अमंग द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस विच हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया। टोटल परसेंटेज है फॉरेस्ट एरिया का जापान में 67%। 67% ऑफ फॉरेस्ट एरिया इज देयर इन जापान, तो ये हाईएस्ट परसेंटेज है। अगर इसको अब हम जनरल लैंड एरिया के फॉर्म में देखते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में टोटल आपका लैंड एरिया, फॉरेस्ट लैंड एरिया इज 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर्स, दैट अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड। तो सिंस क्वेश्चन ने परसेंटेज पूछा था तो ये आंसर इनकरेक्ट है, बट अगर आपसे लैंड एरिया के कंसर्न क्वेश्चन होता सो ऑस्ट्रेलिया वुड हैव बीन करेक्ट आंसर विद 12,80,000 kilometer square of forest land which accounts for 16% of total forest land. Option B, India. India में 8,07,300 kilometer squares of land is the forest land which accounts for 24% of its total land area. मतलब इंडिया में 24% जो है वो फॉरेस्ट लैंड है जो कि है 8,07,300 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज फ्रांस। फ्रांस में 2,46,640 किलोमीटर स्क्वायर एरिया फॉरेस्ट लैंड है विच अकाउंट्स फॉर इट्स 36.76%। एंड जापान में ये 2,53,203 किलोमीटर स्क्वायर है जो कि जापान का 67% लैंड एरिया है। तो इसलिए आपका जापान इज़ द करेक्ट आंसर। जापान इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। इन जनरल अगर हम बात करें कि विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट और मेजर फॉरेस्ट लैंड, तो याद रखिए रशिया वुड बी योर करेक्ट आंसर। रशिया में 81,49,300 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरियाज फॉरेस्ट लैंड एंड दिस अकाउंट्स फॉर 49% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया। तो याद रखिए कंट्री हैविंग द हाईएस्ट फॉरेस्ट लैंड इज रशिया, but for this question the highest percentage of forest land from the provided 4 option D, Japan is the correct answer. Next question is, who was the founder of Brahmo Sabha? Who was the founder of Brahmo Sabha? Options are A, Annie Besant, B, Bal Gangadhar Tilak, C, Raja Ram Mohan Roy, D, Ishwar Chandra Vidyasagar. तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस हैं इनमें से ब्रह्म सभा के फाउंडर कौन थे। वंस अगेन आपका क्लास 8 हिस्ट्री का पोर्शन है ये। करेक्ट आंसर है इसके लिए आपका सी, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो सभा। ओके, तो याद रखिएगा, पता भी होगा आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है that who was the founder of Brahmo Sabha. So the correct answer you remember option C, Dr. Raja Ram Mohan Roy. क्लास 8 हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में ये देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड?
What is a population pyramid? Option A, a graphical presentation of age, sex, composition of a population. B, when the population density of an area is so high that the people live in tall buildings. C, pattern of population distribution in large urban areas. D, pattern of population distribution in rural areas. तो याद रखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एज, सेक्स, कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन पिरामिड आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम एक इंटायर पॉपुलेशन का एज एंड सेक्स कंपोजिशन रेशियोज रिप्रेजेंट करते हैं. सो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एज, सेक्स, कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which age group of India is guaranteed free education by the Constitution? इंडिया में किस एज ग्रुप को फ्री एजुकेशन गारंटीड करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है? ऑप्शंस आर 6 to 14 years, B 5 to 13 years, C 7 to 14 years, D 6 to 12 years. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू एजुकेशन का फंडामेंटल एक्ट है उसके अंदर जो एज ग्रुप आता है उसके बारे में ये बात की जा रही है इस क्वेश्चन में. सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 6 to 14 years. 6 to 14 years इज़ द एज ग्रुप जिसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो याद रखिए ऑप्शन ए 6 to 14 years इज़ द एज ग्रुप. अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 21A है ये जिसमें राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक के ऑथर कौन है? Let's look at the options. A. Dadabhai Naorji. B. Badruddin Tayyabji. C. Firoz Shah Mehta. D. Bipin Chandrapal. तो याद रखिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. दादाभाई नाओरजी रोट द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. दादाभाई नाओरजी ने ये बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी इन द ईयर 1901. ओके, तो याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए ये करेक्ट आंसर है. इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन यहीं पे एंड होता है. जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया, आने वाले सेशंस में हम रिवीजन करेंगे इंटायर पोर्शन का इन द फॉर्म ऑफ 100 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे. तो आने वाले सभी सेशन से जुड़े रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट. अगर ये सेशन आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एज वेल. मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि 2019 एंड 2020 दोनों ईयर्स के हम पेपर सॉल्व कर लें. 2020 के कई सेक्शंस के हम सिलेबस पेपर्स सॉल्व कर चुके हैं. 2019 के रिमेनिंग है, सो विल डू दैट एज वेल. स्टे कनेक्टेड विद द चैनल. थैंक यू.